तोता मैना। दास्तान दो। दास्तान दूसरा तोते का। तोता बोला कि हे मैना, एक रतनपुर नाम शहर था। उसमें चंद्रगुप्त नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 बेटे बड़े प्रतापी और तेजवान थे। उन सब बेटों में एक बेटा मदन सेन था, जो अति रूपवान और बड़ा पराक्रमी और नवीन अवस्था वाला था। और उस मदन सेन की स्त्री का नाम, जिसका नाम चंद्रप्रभा था, बहुत ही खूबसूरत थी। वह अपनी सुंदरता के सामने और किसी स्त्री को अपने बराबर नहीं समझती थी। गान विद्या में बड़ी निपुण और प्रत्येक कार्य में बहुत ही चतुर थी। एक दिन की बात है कि मदन सेन के बाप ने किसी कसूर पर मदन सेन को देश निकाला दे दिया। यह वचन पिता का सुनकर मदन सेन अधिक उदास होकर अपने महल को आया और अपनी चित्रसारी में जाकर सुस्त होकर बैठ गया। मदन सेन का यह हाल देखकर चंद्रप्रभा हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे प्राण प्यारे, आपका यह हाल कैसे हुआ? आपका चंद्रमा के समान मुख कैसे मुरझा गया है? सच कहिए, इतने मलमिलन क्यों है? आपका हाल देखकर मेरा कलेजा फटा जाता है। आप श्रीखे राजकुमार को ऐसी क्या चिंता हो गई है? यह सुनकर मदन सेन बोला कि हे प्राण प्यारी, आपसे मैं क्या कहूँ, कुछ कहने की बात नहीं है। आज हमारे पिता ने हमें 12 वर्ष के लिए देश से निकाल दिया है। इस वास्ते मैं तुझसे विदा लेने आया हूँ। मदन सेन की आवाज सुनकर रानी चंद्रप्रभा घसी खाकर गिर पड़ी। उसका यह हाल देखकर मदन सेन और भी वो सुहावस खो गया बैठा और मन में कहने लगा कि हाय, ये मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी प्राण प्यारी के आगे ये सब हाल कहा। इतने में दासियों ने गुलाब व चंदन छिड़क कर चंद्रप्रभा को होश कराया तथा चंद्रप्रभा कहने लगी कि हे प्राण प्यारे, आप दासी को छोड़कर प्रदेश जाने का सामान करते हो तो ये मेरे प्राण, पापी प्राण आपके दर्शन के बिना कैसे बचेंगे? इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर मदन सेन ने कहा कि हे प्राण प्यारी, आपका साथ चलना मेरे साथ क्यों है? हो सकता है क्योंकि प्रदेश में अनेकों तरह के दुख भोग, आप गलीचों में बैठने वाली तथा महलों की रहने वाली होकर उन दुखों को कैसे सह सकोगी? यह बात सुनकर रानी चंद्रप्रभा बोली कि हे प्राण प्यारे, जितने दुख प्रदेश में चलने में है वे आपके साथ में मुझे सब सुखों में से ज्यादा मालूम होंगे। आपके बिना मुझको ये महल मंदिर उस जंगल से भी ज्यादा भयानक दिखाई देंगे। इससे मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। ये बातें रानी की सुन मदन सेन ने अपने मन में जाना कि ये तो बिना मेरे साथ चले नहीं जाने मानेगी, सो मुझको भी यह बात न चाहिए जो मुझे अपने इसको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। इससे तो इसे साथ लेकर चलना ही बेहतर है। यह विचार कर मदन सेन ने रानी से कहा कि अच्छा, आप उदास न होइए, आप भी हमारे साथ चलिए। ये बातें मदन सेन की सुनकर चंद्रप्रभा बड़े हर्ष के साथ मदन सेन के साथ चल पड़ी। फिर प्रातःकाल ही मदन सेन और चंद्रप्रभा दोनों अपने अपने शहर से निकलकर किसी जंगल की तरफ चले और जब चलते चलते थक गए तब एक उत्तम स्थान देखकर एक बड़ के पेड़ की सघन छांव में बैठ गए। रात के हारे थके थे तो थोड़ी ही देर में ठंडी ठंडी पवन लगने से निंद्रा में अचेत हो गए। इतने में ही अचानक एक सर्प ने आकर रानी चंद्रप्रभा के पांव में काट खाया। उसके काटते ही चंद्रप्रभा व्याकुल हो तड़पने लगी। इतने में ही मदन सेन की भी आंख खुल गई तो वह रानी को व्याकुल और सर्प को भागता देख अत्यंत व्याकुल हुआ। इतने में ही चंद्रप्रभा ने जहर से व्याकुल हो प्राण त्याग दिए। यह हाल रानी चंद्रप्रभा का देखकर मदन सेन अति घबराया और ऊंचा स्वर कर रोने लगा कि उसने के रोने की आवाज सुन उस जंगल के जीव जंतु थर्राने लगे। उस समय मदन सेन को अपनी प्राण प्यारी के बिना बड़ी बेकली हुई। निदान उसने अपने मन में सोचा कि अब मैं अपनी प्राण प्यारी के बिना जीकर क्या करूंगा। मुझे उचित है कि मैं भी इसी के साथ इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूं। ये मन में विचार कर रानी की लाश के पास से उठकर जंगल में से लकड़ी मिलने लगा और यह कहता जाता था कि रानी की चिता में मैं भी जलूंगा। देवयोग से उस जंगल में महादेव और पार्वती फिरते हुए आ निकले तथा पार्वती जी ने मदन सेन के रोने की आवाज सुनी तो उसके मन में बड़ी दया आई और हाथ जोड़कर महादेव जी से कहने लगी कि हे नाथ, देखो इस वन के बीच में कोई कैसा दुखिया रो रहा है जिसके रुदन को सुनकर मेरे रोंगटे थराने लगे हैं। सो आप मेरे ऊपर कृपा करके इसके दुख को दूर करें।
ये वचन पार्वती के सुनकर श्री महादेव जी बोले कि हे प्रिय, मैं इसी कारण से आपको साथ नहीं लेके आता, क्योंकि यह संसार में अनेक प्रकार के दुखिया मनुष्य हैं, हम कौन किस किस का दुख दूर करेंगे। तब पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, या तो इसके दुख को दूर करो, नहीं तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। यह वचन पार्वती जी का सुनकर श्री महादेव जी पार्वती को साथ लेकर वहां आए, जहां मदन सेन रो रो कर अपना आपा खो रहा था। तब श्री महादेव जी मदन सेन से कहने लगे कि तू रोता क्यों है और तुझे दुख क्या है। तो मदन सेन कहने लगा कि महाराज, हाँ, मेरे दुख को क्यों पूछते हो, मुझे कहने की सामर्थ्य नहीं है और ना ही मेरे वास्ते धरती फटती है जिसमें मैं समा जाऊं। ये बात मदन सेन की सुनकर महादेव जी को दया आई और उससे कहने लगे कि तू अपना सवाल हमसे कर। तब मदन सेन कहने लगा कि हे महाराज, मैं रतनपुर के राजा चंद्रगुप्त का पुत्र हूँ। मुझे मेरे पिताजी ने देश निकाला दे दिया, सो मैं अपनी रानी को साथ लेकर इस जंगल में बैठता हुआ जा रहा था कि अचानक सर्प ने इसको डस लिया और मृत्यु शैया पर सो रही है। सो हे प्रभु, इसका वियोग मुझे सहा नहीं जाता, इस वास्ते मैं लकड़ी इकट्ठी कर रहा हूँ और मैं अपनी प्राण प्यारी के साथ ही अपनी देव को त्याग करूंगा। ये वचन मदन सेन के सुनकर महादेव जी बोले, अरे राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। तो अपने मन में समझ तो सही कि संसार में यही आवागमन लग रहा है कि एक दिन सबको यह देह छोड़कर जानी पड़ेगी, और यह तो भी जानता है कि ना तो कोई किसी के संग आया है और ना ही कोई किसी के संग गया है। तू बुद्धिमान होकर ऐसी बातें क्यों करता है? जो तू जीता रहेगा तो ऐसी बहुत सी रानियां तुझको मिल जाएंगी, इससे मेरा क्या, इसलिए मेरा कहना मानकर ये जिद छोड़ दे। ये वचन महादेव जी का सुनकर मदन सेन कहने लगा कि हे महाराज, आपने जो वचन कहे सब सच है, परंतु ऐसी रानी तो मुझको की जन्म में भी नहीं मिलेगी और न ही मैं इसका वियोग सह सकता हूँ, इस वास्ते मैं तो जरूर इसके साथ मरूंगा। ये वचन मदन सेन के सुनकर महादेव जी ने कहा, हे राजकुमार, बिना राजकुमारी के नहीं जिएगा। यह जानकर मदन सेन से कहने लगा कि हे राजकुमार, तेरी रानी की जीने की एक उम्र थी, इस रानी की उम्र 30 वर्ष की थी, सो इसने भुगत ली यानी पूरी कर ली। तेरी रानी के जीने की एक उम्र थी, वो अब उसने पूरी कर ली है। तो अगर तू अपनी रानी को अपनी आधी उम्र इसको दान कर दे, संकल्प कर दे, तो तुम्हारी दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। यदि तुझको यह बात मंजूर हो तो तेरी स्त्री अभी जी उठे। यह वचन महादेव जी का सुनकर मदन सेन कहने लगा कि महाराज, ये बात मुझको मंजूर है। तब महादेव जी ने मदन सेन के हाथ में जल देकर 20 वर्ष की उम्र का संकल्प करा दिया और चंद्रप्रभा के हाथ पर संकल्प का जल छोड़ने से पहले महादेव जी ने मदन सेन से यह कहा कि जिस वक्त तू दी हुई उम्र का रानी से संकल्प करा के अपने हाथ पर पानी ले लेगा, उसी समय रानी फिर मर जाएगी। परंतु यह बात, सब बातें रानी से मत कहना, क्योंकि यह बात किसी समय तेरे काम आएगी। यह कहकर महादेव और पार्वती दोनों चले गए। तब रानी चंद्रप्रभा राम राम कर उठ बैठी और मदन सेन से कहने लगी कि महाराज, आज तो मुझे बड़ी निंद्रा आई, आपने मुझे जगाया नहीं। तब मदन सेन ने कहा, आप कितने दिनों की थकी हारी थी, इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। यह कहकर फिर वहां से चले गए तो कितने ही दिनों के पीछे एक बड़ा रमणीक स्थान नजर आया और वहां एक साई का तकिया था। जब वह दोनों तकिए के बराबर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक फकीर नौजवान बहुत खूबसूरत फूलों की माला पहने और हाथ पांव में फूलों के गजरे पहने तकिया लगाए बैठा होकर पी रहा है। ये दोनों मंजिल के मारे थे तो उस फकीर के पास जाकर बैठ गए। उस समय मदन सिंह ने बोला कि रानी, हमको प्यास लगी है, कहो तो हम कुएं से पानी पियाएं और जो तुम पियो तो तुम हमारे साथ चल पड़ो। तब रानी ने कहा, मैं प्यासी नहीं हूं। यह बात सुनकर मदन सिंह तो लोटा और डोर लेकर कुएं पर पानी पीने को गया। इधर रानी चंद्रप्रभा की और फकीर साहब की जो चार नजरें हुई तो चंद्रप्रभा उस फकीर पर आशिक हो गई। उस फकीर से कहने लगी कि फकीर साहब, आप तो यहाँ बड़े ऐशो आराम से रह रहे हैं। तो फकीर बोला, आप भी यहाँ रहो तो ऐसे ही मौज करो। तब चंद्रप्रभा कहने लगी कि फकीर साहब, आपके पास रहने को दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है, मगर यह मेरा खाविंद मेरे साथ है, इससे मेरा आपके पास रहना किस तरह से होगा।
तब उस फकीर ने कहा कि इसको किसी रात से कुएं में डालाओ तो यह मर जाएगा, फिर हम तुम बेफिक्र होकर ऐसा आराम करेंगे। ये बातें फकीर की सुनकर रानी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगी। इतने में मदन सेन भी पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी से कहा कि मैं भी प्यासी हूँ, मुझे भी जल पिलाओ। तब मदन सेन ने कहा कि हे रानी, मैंने तो अभी आपसे पूछा था कि आपको पानी पीना है या नहीं, तो अभी जल लेकर आता हूँ। तो मदन सेन पानी लेने को चला, तब रानी चंद्रप्रभा भी उसके साथ साथ पीछे पीछे चलने लगी कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, चलिए आओ। मदन सेन तो उसके मोहब्बत में फंसा हुआ था। उस बेचारों को यह मालूम नहीं था कि यह मेरे प्राणों की भूखी है, मेरे प्राण लेने के वास्ते चली आ रही है। सच है, यह विचार कर स्त्रियों के चरित्र जान सकता था। इनके चरित्र में अच्छे अच्छे चतुर मनुष्य, देव दानव आदि सब गोता खा जाते हैं। इसी सबब से किसी ने ठीक ही कहा है, सत्य है, जब स्त्रियों के चरित्रों को देवता नहीं जानते और ना ही जान सकते हैं, मनुष्य क्या जान सकता है। सो तोता बोला कि हे मैना, जब मदन सेन कुएं पर जाकर लोटा फंसाने लगा तो पीछे से रानी ने धक्का देकर मदन सेन को कुएं में गिरा दिया और उस फकीर के पास चली आई। तब वह फकीर उस रानी को लेकर वहां से रवाना हुआ और एक किसी बड़े शहर में जाकर रहने लगा। उस फकीर ने कुछ ही दिनों में उस रानी को चंद्रप्रभा को गाना और नाचना ऐसा सिखाया कि उसकी बराबर कोई नाचने गाने वाली नहीं थी। उस शहर में तो क्या आसपास के शहरों में भी नहीं थी। वह इस रानी के नाचने गाने के सबब से थोड़े ही दिनों में लाखों रुपए का मालिक हो गया। तोता बोला कि हे मैना, चंद्रप्रभा तो उस फकीर के साथ यहाँ पर बड़ी मौज में ऐसा आराम करती थी। अब तू मदन सेन का हाल सुन। जिस वक्त रानी चंद्रप्रभा ने उसे कुएं में ढकेल दिया तो वह उस कुएं में गोता खाने लगा। देवयोग से एक जंजीर जो उस कुएं में लटकती थी उसके हाथ में आ गई। मदन सेन उसको पकड़कर लटका रहा और परमेश्वर का ध्यान करने लगा। इत्तेफाकन उसी रोज एक बंजारे का लश्कर उसी तकिए में आकर पड़ा और उनमें से एक बंजारा ढोल रस्सी लेकर उसी कुएं पर पानी भरने को आया और ढोल को कुएं में फंसा तो उस ढोल को कुएं में पहुंचा तो उसी समय मदन सेन ने उस ढोल को पकड़ लिया। तब वह बंजारा कहने लगा कि यार ये तो इस कुएं में कौन है। तब मदन सेन ने कहा, भाई मैं आपत का मारा हूँ, मनुष्य हूँ, तो मुझे परमेश्वर के वास्ते मुझको बाहर निकाल कर मेरे प्राणों को बचा। तब उस बंजारे के मन में दया आई और मदन सेन को कुएं से बाहर निकाला और अपने मालिक के पास लाया। तब वह बंजारा पूछने लगा कि भाई तू कौन है और इस कुएं में किस तरह गिरे, सो अपना सारा हाल हमें से कहो। तो मदन सेन कहने लगा कि हे स्वामी, मैं अपना हाल आपसे क्या कहूँ। जो कुछ मेरे ऊपर मुसीबत बीती है उस मुसीबत के कहने में मेरा कलेजा फटता है, परंतु आपने मेरे प्राण बचाए हैं, इस सबब से मैं अपना सब हाल आपको बताता हूँ। यह कहकर मदन सेन ने अपने आदि से अंत तक सब हाल बंजारे के सामने कहा। तब बंजारा मदन सेन की नेकी और चंद्रप्रभा की बदी को सुनकर आंखों में आंसू भर लाया और कहने लगा, यह किसी ने सच कहा है, त्रिया चरित्र जानी नहीं कोई, कसम मार के सती हुई। यूं कहकर मदन सेन को छाती से लगा लिया और कहने लगा कि हे भाई, तू किसी बात की फिक्र मत कर, सब ईश्वर भला करेगा। आप किसी बात का संदेह न कर, हमारे लश्कर में रहा करो। यह कहकर मदन सेन को अपने साथ रखा। फिर बहुत दिनों के बाद वह बंजारा उसी शहर में आया जिसमें रानी चंद्रप्रभा और वह फकीर रहता था। तब शहर को देखकर मदन सेन ने बंजारे से कहा कि मेरी मर्जी इस शहर में रहने की है, अगर आपकी मर्जी हो तो कुछ दिन इस शहर में वास करें। ये बातें मदन सेन की सुनकर बंजारे ने कहा, आपकी मर्जी, मुझे कुछ अर्ज नहीं है। तब मदन सेन उस बंजारे से विदा होकर शहर में आया और रोजगार की तलाश में ढूंढने लगा। कई दिनों के पीछे एक बड़े भारी साहूकार को अपनी ऐसी कारगुजारी दिखलाई कि उस साहूकार ने मदन सेन को सबसे ऊपर मुनीम रख लिया। तब तो मदन सेन के दिन बड़े चैन से कटने लगे। एक दिन का जिक्र है कि उस शहर के राजा के यहाँ रानी चंद्रप्रभा का नाच ठहरा, तो राजा ने सब साहूकारों को भी बुलवाया। सब साहूकार लोग नाच देखने को राजा के महफिल में रह गए। मदन सेन भी उसका नाच देखने के लिए और गाना सुनने के लिए उस महफिल में गया।
सो अपने मन में विचार करने लगा कि ऐसी स्त्री का नाच तो जरूर देखना चाहिए। यह विचार कर मदन सेन भी नाच देखने गया और जाकर अपने मालिक के पास बैठ गया। रानी चंद्रप्रभा अपना विश्वास पहनकर नाचने को खड़ी हुई। उस वक्त मानी अप्सरा के मालूम हुई और उस मजलिस में उसने यह ठुमरी गाई। चंद्रप्रभा ऐसे ऐसे कितने ही रागनी बड़े स्वर ताल के साथ ऐसे गाए कि उन्हें सुनकर सभा के लोग वाह करने लगे और राजा और रैयत सब ने चंद्रप्रभा को इनाम दिया। उस वक्त मदन सेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी जिसमें अमोलक हीरा जड़ा था सो उतार कर चंद्रप्रभा को दे दी। उस वक्त चंद्रप्रभा उस अंगूठी को पहचान कर अपने मन में कहने लगे कि बड़ा गजब हुआ, यह तो कमबख्त जीता है यहाँ आया और मुझको पहचान गया तो अभी मुझे जीता नहीं छोड़ेगा। इससे ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे यह मर जाए। ये बात मन में विचार करने लगी और तो कोई इसको मारने का उपाय नहीं है, परंतु एक उपाय इस वक्त है कि कोई उमदासी रागनी गाकर इस राजा को रिझाऊं और राजा को खुश करके इसको मरवाने का हुक्म लूं। ये बातें मन में सोचकर फिर एक रागनी बसंत की चंद्रप्रभा ने गाई। इस वसंत की रागनी को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और चंद्रप्रभा से कहने लगा कि तुमने बहुत ही सुंदर रागनी गाई है जिससे मेरा मन खुश हो गया है, इसलिए जो तुम्हें मांगना है तुम मांग सकती हो। ये बातें सुनकर राजा ने चंद्रप्रभा को वचन दिया। तब राजा को चंद्रप्रभा वचनबद्ध करके चंद्रप्रभा राजा से कहने लगे कि मैं आपसे यह मांगती हूँ कि आपकी सभा में मेरा चोर है, सो इसी वक्त जान से मरवाया जाए। ये बात चंद्रप्रभा की सुनकर राजा ने कहा कि तू अपनी चोर को मेरे सामने ला। तब चंद्रप्रभा मदन सेन का हाथ पकड़कर राजा के सामने ले गई। तब राजा ने कहा इसे जल्लादों के सुपुर्द कर दो। ये वचन राजा का सुनकर जल्लाद मदन सेन का हाथ पकड़कर मारने को ले चले। उस वक्त मदन सेन का मालिक घबरा कर सभा में से उठा और मदन सेन के पास आकर कहने लगा कि हे मदन सेन, तेने वेश्या का क्या कसूर किया जिससे तुमको मरवाना चाहती है और तेरी जान की दुश्मन होती हैं। तब मदन सेन ने अपने मालिक से कहा मैंने इस वेश्या का कुछ कसूर नहीं किया है, मैं बेकसूर मारा जाता हूं। अगर मेरी और राजा की चार बातें करा दो तो मेरी जान बच जाए। तब सब साहूकारों ने मिलकर सलाह करी, या तो आज राजा इंसाफ करे, नहीं तो सब लोग इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। आपस में सलाह मशवरा करके सब साहूकार राजा के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे राजा, हमारा मुनीम इस वेश्या के कहने से बेकसूर मारा जाता है और वह यह कहता है कि राजा ने मुझे मरवाने का हुक्म दिया है। सो मुझको राजा के हुक्म से मरना तो मंजूर है, परंतु मेरी दो बातें राजा सुन ले, या तो आप उसकी दो बातें सुन लीजिए, नहीं तो हम सब साहूकार लोग अपने शहर को छोड़कर चले जाएंगे। ये बात साहूकार की सुनकर राजा ने कहा अच्छा उसको बुलाओ। तब सब साहूकार मदन सेन को साथ ले चले, राजा के सामने ले गए। तब राजा ने पूछा तुझे क्या कहना है, मेरे सामने कहो। मदन सेन ने कहा कि मैंने आपका कोई कसूर नहीं किया जिससे आपने मुझे मरवाने का हुक्म दिया है। तब राजा ने कहा तो इस वेश्या का चोर है। यह सुनकर मदन सेन ने कहा कि हे राजा, मैं इस वेश्या का चोर नहीं हूँ, यह मेरी स्त्री है, यह मुझको कुएं में डालकर इस फकीर के साथ चली आई है। तब चंद्रप्रभा ने कहा महाराज, मैं इसको नहीं जानती, ये कौन है, मेरा तो चोर है। फिर मदन सिंह ने बोला कि हे राजा, जो है मेरी स्त्री नहीं है तो कुछ वस्तु रास्ते में संकल्प करके मैंने इसको दी थी, सो मेरी अमानत मुझको संकल्प कर दे। तब रानी चंद्रप्रभा ने कहा मुझे मंजूर है, जो कुछ मुझे संकल्प किया सो मैं इसे दे दूंगी। तब मदन सेन ने कहा अच्छा अपने हाथ में पानी ले, तेरा इंसाफ इस सभा राजा की सभा में अभी हो जाएगा। तब रानी चंद्रप्रभा ने हाथ में जल लेकर यो कहा जो कुछ वस्तु इसने मुझे रास्ते में संकल्प करी है वही आज इस सभा के बीच में इसको लौटा रही हूँ। यूं कहकर रानी चंद्रप्रभा ने पानी अपने हाथ का छोड़ा तो पानी के छोड़ते ही चंद्रप्रभा के प्राण निकल गए। तब तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए और मदन सेन से कहने लगे, राजा ने कहा ये क्या बात हुई, इसका सच्चा हाल मेरे सामने कब। तब मदन सेन ने अपने पिता का देश निकाला देने से लेकर अब तक का हाल कुल सबको सामने बयान किया। तब तो राजा ने मदन सेन को अपनी छाती से लगा लिया और अपनी बेटी की शादी मदन सेन के साथ कर दी और उस फकीर को भी फांसी दे दी। तो तोता बोला, हे मैना, जब से यह दास्तान मैंने अपने बड़ों से सुनी है तब से मैं
भी औरतों से नफरत करता हूँ और इसी लिए आज तक मैंने अपना ब्याह नहीं किया है। तब मैना बोली कि हे तोता, तेरी भी बात बहुत सच्ची है, मगर दर्द मर्द की ज्यादा बेमुरब्बत निकलेगी और तो और सो एक ही बेपीर निकलेगी जो मेरी बात झूठ मानता है तो एक दास्तान में और तेरे रूबरू कहती हूँ। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।